Hello, amazing learners. How are you all? A very warm welcome to your social science class with your teacher Aprajita. And children, let's start a new chapter of Geography class 7. That is chapter number 16, the hydrosphere. So today we are going to learn about the hydrosphere. Hydrosphere के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. In this chapter क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे हम? हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ डज द सी वाटर बिकम सलाइन, सलाइन मीन्स नमकीन कैसे है, सी वाटर जो है, जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, क्यों, कैसे होता है, मेजर वाटर बॉडीज, अदर वाटर बॉडीज एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर्स. So let's start the chapter children. अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को रीड करेंगे. The earth is also called the blue planet or the watery planet. अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसे ऐसा? Because about 71% of the earth is covered with water. क्योंकि अर्थ का 71% जो है पार्ट वो पानी है, पानी से कवर्ड है. वी कैन फाइंड वाटर इन वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, बेज एक्सेट्रा. और ये पानी कहाँ मिलता है? जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, रिवर्स हैं, लेक्स, गल्फ, देन सीज, ओशंस, इन सब के रूप में ये वाटर हमें मिलता है. It is found in all the three states of matter. Matter के जो three states हैं, solid, liquid and gas, इस form में we find the water. This water mass is known as the hydrosphere. और इसी water mass को क्या कहा जाता है? Hydrosphere कहते हैं इसे. Water helps in distributing heat on the earth and also dissolves many minerals, making them available for use by living beings. अब वाटर क्या काम करता है? वाटर जो हीट है, अर्थ पे जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर हेल्प करता है उसमें. एंड और क्या करता है? वाटर डिज़ोल्व करता है बहुत सारे मिनरल्स, जिससे कि वो वाटर पीने लायक बन सके, लिविंग बींग्स के यूज़ करने लायक बन सके. नाउ द हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. अ साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ are repeated regularly. साइकिल किसे कहते हैं? वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलरली रिपीट होती रहती हैं. फाइन. वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. कैसा रिसोर्स है वाटर? रिन्यूएबल रिसोर्स है. वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड. अब पानी क्या करता है? पानी जो है वो अपना फॉर्म बदलता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है. ओके, अपना फॉर्म बदल के. दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. और इसी वाटर साइकिल पानी के फॉर्म को चेंज होके और जब घूमता है ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में अपना फॉर्म चेंज करके, इसे क्या कहा जाता है? साइक्लिक मूवमेंट को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. द सीरीज इन्वॉल्व इन इट. अब इस साइकिल में क्या क्या सीरीज इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ये तीन चीज़ें इस साइकिल में आती हैं. इवेपोरेशन, then condensation and precipitation. When the sun heats the water in the water bodies. अब ध्यान से सुनेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे होता है ये साइकिल, कैसे चलती है ये साइकिल. When the sun heats the water in the water bodies, it evaporates and turns into water vapor. जब सन रेज पड़ती हैं किसी भी वाटर बॉडी पे तो क्या होता है? वहाँ से जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ता है, इवेपोरेट करता है वाटर वेपर बन के. दिस वाटर वेपर रीचेज इनटू एटमॉस्फेयर वेयर इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स लिक्विड. अब ये वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में पहुंचता है वहाँ पे वो ठंडा होता है और ठंडा होके
लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। दिस लिक्विड फॉर्म वाटर gets collected in the form of clouds. This liquid form of water, ये जो liquid form ठंडा होके जो liquid form होता है water का, ये clouds में convert हो जाता है। ये क्या होता है, इकट्ठा होता है एक जगह पे and it changes into clouds. It becomes clouds. When the clouds could not hold water anymore, it pours down onto the earth in the form of rain, snow, hail, etc. और जब ये क्लाउड जो है पानी को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होल्ड कर पाता है, तो ये धरती पे वापस भेज देता है इस पानी को। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के फॉर्म में, या स्नो फॉल होती है, या हेल स्टॉर्म आता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। जब ठंडा होने के बाद जब क्लाउड और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है तो वो वापस ज़मीन पे पोर बैक करता है इस फॉर्म में। सम ऑफ इट कीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रीचेस टू वाटर बॉडीज। अगेन होल द अबव एक्सप्लेन प्रोसेस और साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूसली। दिस इज वाटर साइकिल। अब क्या होता है, कुछ पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाती हैं, कुछ सीप कर जाती हैं, ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं, और फिर से यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। नाउ सी, दिस इज़ द वाटर साइकिल। हियर दिस इज़ द वाटर बॉडी, यहाँ पे सन रेज पड़ी तो ये भाप बन के उड़ गया, इवेपोरेशन। यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन। क्लाउड फॉर्म हुआ एंड आफ्टर दिस क्लाउड कंडेंसेशन हुआ, या लिक्विड फॉर्म में आया। कंडेंसेशन के बाद यहाँ क्लाउड्स फॉर्म हुए। क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा देर तक ये पानी को होल्ड नहीं कर पाए तो क्लाउड ने क्या किया, वापस एज रेन पानी को धरती पे भेज दिया। दिस इज प्रेसिपिटेशन, ओके। एंड दिस इज अगेन कलेक्शन। पानी यहाँ वाटर बॉडी में इकट्ठा हो गया। कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फाइन, दिस इज द वाटर साइकिल विच कीप्स ऑन गोइंग ऑन रेगुलरली। ये साइकिल चलती ही रहती है। Okay, so that's why it's known as the water cycle. Now distribution of water. Water कैसे distributed है? About 71% of the earth's surface is covered with water. As you all know, हमने अभी previous chapter में भी पढ़ा था कि 71% जो है वो earth surface जो है वो किससे ढका हुआ है? पानी से। Yet the amount of water that we can use is only very little. लेकिन हम जो यूज़ कर सकते हैं पानी वो बहुत थोड़ा परसेंटेज। लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ओशंस एंड सीज। अब देखिए ओशंस और सीज में पानी कितना, 97.30%। आइस कैप्स 2%। ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे जो पानी है वो है 0.66%। Then rivers, lakes, etc. 0.02%, and atmosphere 0.02%. The water in the oceans and seas is saline. जो ओशन और सीज का पानी है वो कैसा है? नमकीन है, खारा पानी होता है। Another 2% is in the form of ice caps. आइस के फॉर्म में है 2%. This is not available to us for use, और ये हमारे यूज़ में नहीं आता है। Only 0.70% of water is available to us for use. हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं? हमारे यूज़ के लिए कितना पानी है अवेलेबल? 0.70%. Fresh water. Water that contains very little dissolved salts is called fresh water. जिस पानी में बहुत कम मात्रा में सॉल्ट होता है उसे कहा जाता है फ्रेश वाटर। We can find it in rivers, ponds, lakes, wells, etc. और ये फ्रेश वाटर हमें इन जगहों पे मिलता है। The distribution of fresh water is not even. और ये जो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और वेल्स में एक ही मात्रा में पानी हो। No, it is not equally distributed. Its presence depends on the prevailing climatic condition. ये टोटल चीज़ जो है ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है। Now, the saline water. What is saline water?
On the contrary to fresh water, it contains a large amount of dissolved salts like chlorine, sodium, sulfur, magnesium, calcium and potassium. फ्रेश वाटर के मुकाबले इस वाटर में, सलाइन वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं. ओके, सॉल्ट घुला हुआ होता है, सॉल्ट मिला हुआ होता है इस पानी में. कैसे कैसे किस फॉर्म में होता है सॉल्ट? क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम. सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें? सोडियम क्लोराइड, जिसे कि कॉमन सॉल्ट कहते हैं. The degree of concentration of salt in sea water is called its salinity, which depends on the amount of precipitation and amount of fresh water added to the ocean. अब ये जो salt का concentration है sea water में, उसे कहा जाता है salinity. और ये totally depend किस पे करता है? जो precipitation होता है, जो amount of fresh water वापस ओशन में आता है, ओशन में आके गिरता है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज पार्ट्स पर थाउजेंड. नाउ हाउ डज द सी वाटर बिकम सलाइन? अब ये समुद्र का पानी सलाइन कैसे बनता है, कैसे होता है? सिंस ओशंस एंड सीज आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ओशंस भी बहुत बड़े वाटर बॉडी है और सीज भी बहुत बड़े वाटर बॉडीज हैं. द क्वांटिटी ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम देम इज द ग्रेटेस्ट. तो अब बड़े वाटर बॉडी से तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, भाप बन के पानी ज़्यादा उड़ेगा. बट ओनली फ्रेश वाटर इज इवेपोरेटेड. दैट इज ऑल दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर रिमेन्स बैक इन द ओशंस एंड सीज, while clean water is evaporated. लेकिन जो भाप बन के उड़ता है पानी, वो केवल फ्रेश वाटर ही उड़ता है. बाकी जो कुछ भी उस वाटर में मिला हुआ होता है वो ओशन और सी में वापस वहीं पे रह जाता है. The rivers carry salt, minerals and other impurities to the sea, which keeps accumulating there, thus making the sea water very saline. अब जो rivers हैं वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ? सॉल्ट, मिनरल्स और भी जो और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सब को ले जाते हैं और सी में मिलते हैं. वहाँ क्या होता है? ये जमा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जिस कारण की जो सी वाटर है वो सलाइन हो जाता है, खारा हो जाता है. ऑन एन एवरेज द सी वाटर कंटेन्स अबाउट 35 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट. सी वाटर में 35 ग्राम्स जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं. मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम पर लीटर 35 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है. द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज हायर इन द वाटर बॉडीज वेयर इवेपोरेशन इज ग्रेट, सच एज द डेड सी वेयर इट इज एज मच एज 250 ग्राम पर लीटर. अब सैलिनिटी जहाँ पे कहाँ हायर होता है? जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. जिस वाटर बॉडी में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ की सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है. जैसे कि डेड सी जो है, डेड सी में 250 ग्राम पर लीटर सैलिनिटी है. सैलिनिटी इज लोअर इन द वाटर बॉडीज वेयर इवेपोरेशन इज लोअर. जहाँ कम होता है इवेपोरेशन जिस वाटर बॉडी में, वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है. सच एज द बाल्टिक सी वेयर सैलिनिटी इज ओनली अबाउट 4 ग्राम पर लीटर. बाल्टिक सी में सैलिनिटी केवल 4 ग्राम पर लीटर है. ओके चिल्ड्रन, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी मेक्स वाटर डेंस. और जहाँ पे सैलिनिटी जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा है वो पानी को क्या करता है? डेंस बना देता है. दिस इज द रीज़न दैट अ स्विमर कैन फ्लोट ऑन द डेड सी विदाउट हैविंग टू अटेम्प्ट स्विमिंग. और इसी वजह से ये देखिए, क्योंकि डेड सी में सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का पानी जो है वो बहुत डेंस है. इसीलिए जो स्विमर्स हैं वहाँ पे वो फ्लोट कर सकते हैं, ऊपर तैर सकते हैं उसके, उनको बहुत ज़्यादा स्विमिंग की अटेम्प्ट नहीं करने पड़ता है. ओके, फैक्ट टू नो, द कैस्पियन सी इज़ अ लेक एंड नॉट अ सी. कैस्पियन
सी, उसको सी कहा जाता है लेकिन वो सी नहीं है, वो एक लेक है. द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन दिस इज एज हाई एज 180 ग्राम पर लीटर, और इसकी जो सैलिनिटी है वो है 180 ग्राम पर लीटर. नाउ द मेजर वाटर बॉडीज. द ओशंस मेक अप द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज. देयर आर 5 ओशंस. अब ओशंस बहुत बड़ी वाटर बॉडीज बनाती हैं, और कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस. In the order of their size in decreasing order they are. Decreasing order means सबसे बड़ा सबसे पहले और उसके बाद छोटे. So Pacific Ocean, the largest water body. Okay? अब इसका जो साइज है सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन. देन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. दे आर इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर. और ये जितने ओशंस हैं ना, ये सारे ओशंस, ये 5 ओशंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं. सी दीज आर द ओशंस: Atlantic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean, then Pacific Ocean, and here Atlantic, this is whole Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Okay? Now let's read about the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean, covering about 1/3 of the Earth's surface. अब ये जो Pacific Ocean है सबसे बड़ा ओशन है और डीपेस्ट भी है. लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. और कितना कवर करता है ये? 1/3 of the Earth's surface and about 46% of the total sea area. Total sea area का 46% कवर करता है. It is somewhat triangular in shape and is bounded by the continents of Asia and Australia on the west. अब देखिए इसका जो शेप है ये बहुत सा ट्रायंगल के साथ मिलता है, ट्रायंगुलर शेप का लगता है ये. एंड ये बाउंडेड है किससे? बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट एंड एंटार्क्टिका on the south. Its average depth is about, अब देखिए इसकी average depth कितनी है? It's about 4,215 meters with the deepest point deepest point कहाँ है? It is at the Mariana Trench, which is 11,776 meter deep. Mariana Trench तो है, उसकी जो डेप्थ है वो है 11,776 meters. Fine. The Pacific Ocean comprises of a number of seas. अब Pacific Ocean comprise किससे करता है? बहुत सारे seas हैं वहाँ. Bering Sea, the Sea of Japan, the China Sea, etc. Okay, this was about the largest and the deepest ocean, that is the Pacific Ocean. Now the second one is Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean separates Europe and Africa on the east from North America and South America on the west. Okay? It is S-shaped. अब देखिए Pacific Ocean तो triangular shape का है और जो Atlantic Ocean है वो S-shaped है and covers nearly 1/6 or about 24% of the total Earth's surface. अर्थ सरफेस का 24%, नियरली 1/6 कवर करता है ये अटलांटिक ओशन. इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय ग्रीनलैंड, नॉर्थ में ग्रीनलैंड, एंड इन द साउथ इट एक्सटेंड्स राइट अप टू एंटार्क्टिका. द अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन एज शिप सेल्स बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप. जो अटलांटिक ओशन है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है क्योंकि शिप्स कहाँ से सेल करती हैं? बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप. इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 3,736 meters with the deepest point at Puerto Rico Trench. It's Puerto Rico Trench. Pacific Ocean का deepest point is known as Mariana Trench and Atlantic Ocean का जो deepest point है उसको कहते हैं Puerto Rico Trench, measuring 9,460 meter deep. Next comes the Indian Ocean. The Indian Ocean lies to the south of India
and has been named after our country. और इसका नाम हमारी कंट्री के नाम पे पड़ा है. It covers nearly 20% of the total sea area and is bounded by Africa on the west, Asia on the north, Australia on the east and Antarctica on the south. कितना एरिया कवर करता है? Nearly 20% of the total sea area. Its average depth is about 4,900 meters with the deepest point as Java Trench. और इसका deepest point क्या है इंडियन ओशन का? Java Trench, 7,542 meters. It comprises a number of seas such as the Red Sea, the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Andaman Sea. Now comes the Southern Ocean. It is the fourth largest of the world's 5 oceans. 5 oceans में से ये fourth largest ocean है Southern Ocean. The Pacific, Atlantic and Indian Ocean merge at a place and are collectively known as the Antarctic or Southern Ocean. वो point जहाँ पे Pacific, Atlantic and Indian Ocean merge करते हैं, वो जगह जहाँ ये तीनों ocean merge करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंटार्क्टिक और सदर्न ओशन. इट सराउंड्स द लैंडमास ऑफ, अब ये कौन सा लैंडमास सराउंड करता है? ऑफ एंटार्क्टिका एंड रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये एंटार्क्टिका के लैंडमास को सराउंड करता है और पूरे साल ये जमा हुआ रहता है, फ्रोजन रहता है. इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज साउथ सैंडविच ट्रेंच. Southern Ocean का deepest point है South Sandwich Trench at 7,235 meters. And the last one is the Arctic Ocean. The Arctic Ocean lies to the north of Asia, Europe and North America within the Arctic Circle. It remains frozen throughout the year. ये भी frozen रहता है पूरे साल. It is the smallest ocean. सबसे छोटा ocean है Arctic Ocean. It is less saline due to a number of rivers flowing into it. क्योंकि इसमें बहुत सारे rivers बह के आती हैं तो ये कम saline है, इसका पानी कम खारा है. Fine children, so these were the 5 oceans. Now fact to know, in 2000 the International Hydrographic Organization again included the Southern Ocean as its own ocean. अब 2000 में क्या हुआ? जो International Hydrographic Organization है उन्हें फिर से Southern Ocean को include कर लिया, अपना ही एक ocean. It is known as its own ocean. Other water bodies. In addition to the oceans, there are number of, अब दूसरी water bodies कौन सी हैं? अभी तो हमने ocean के बारे में पढ़ा, एक water body हुई है. बाकी कौन सी water bodies हैं? There are number of seas, bays and gulfs. These bodies have saline water. इसका भी water saline होता है. The seas are smaller than oceans and form a part of them. अब ये जो sea हैं, समुद्र हैं, ये किसके पार्ट हैं? ओशंस का ही पार्ट. ये स्मॉलर होते हैं, ओशन से छोटे होते हैं और ओशन का ही एक पार्ट है. अ गल्फ इज एन इनलेट ऑफ सी वाटर विच रीचेस डीप इनटू द लैंड. गल्फ क्या है? वो सी वाटर का इनलेट है जो कि लैंड डीप इनटू द लैंड जाता है. अ बे इज एन इनलेट ऑफ सी वाटर विद एन ओपनिंग वाइडर दैन अ गल्फ. और जो बे है वो भी सी वाटर का ही इनलेट है और उसकी ओपनिंग गल्फ की ओपनिंग से वाइडर होती है, चौड़ी होती है. द सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर्स. ओशन वाटर्स का सर्कुलेशन कैसा होता है? द ओशंस आर नेवर स्टैटिक. ओशंस एक जगह ही स्थिर नहीं हैं. दे कीप मूविंग, राइजिंग एंड फॉलिंग. A number of factors contribute in the movement of ocean water. अब ocean water के movement में कौन कौन से factors होते हैं? They are the temperature, salinity and winds. These are the factors which cause the movement in the ocean. The movement of ocean waters can be broadly classified. अब
जो ओशन वाटर का मूवमेंट है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? एज वेव्स, टाइड्स एंड currents. Okay children? Now let's read about the waves. A wave is the alternative rise and fall of ocean water caused by the action of wind on the water surface. अब waves क्या होती हैं? Alternative rise, एक बार ऊपर उठती है एक बार नीचे गिरती है. ओशन वाटर का rise and fall जो है वो है wave. और ये कॉज कैसे होता है? कैसे वेव्स बनती हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड ऑन द वाटर सरफेस में जो विंड का एक्शन होता है उससे ये वेव्स फॉर्म होती हैं. द विंड मूव्स अलोंग द वाटर एंड पुशेस इट इन द डायरेक्शन टू विच इट इज ब्लोइंग. अब विंड क्या करती है? वो वाटर के साथ साथ बहती है और उसको पुश करती है किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो ब्लो कर रही है विंड. इट रिजल्ट्स इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर. इसी कारण पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है. Water particles do not move with the wind. They only rise and fall. वो जो water particles होते हैं वो पानी के साथ नहीं बह जाते हैं, वो ऊपर और नीचे ही गिरते हैं, ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं. It is only the wave movement which is transported. Wave movement जो है वो आगे बढ़ता जाता है. Have you seen waves? कभी लहरें देखी हैं आपने? ऊपर उठती हैं नीचे गिरती हैं, ऊपर उठती हैं नीचे गिरती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं. ये वेव मूवमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है. द राइज ऑफ वेव्स इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द फॉल इज कॉल्ड ट्रॉप. जब ऊपर उठती है वेव, राइज करती है, उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जब नीचे गिरती है वेव उसे कहा जाता है ट्रॉप. द वेव्स कैन बी हाई और लो डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स. अब ये जो वेव्स हैं वो ऊंची उठती हैं, नीची होती हैं, नीचे गिरती हैं. इसके फैक्टर्स क्या हैं? वो है सच एज विंड, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, टेम्परेचर एट्सेट्रा. दीज आर द सेवरल फैक्टर्स ऑफ by which the waves can be high or low. Strong waves can cause damage. जब बहुत ऊंची ऊंची waves उठती हैं, strong waves होती हैं, वो damage cause करती हैं. A tsunami is a high wave which causes widespread damage to the coastal areas. और जो सुनामी है ये होती है बहुत हाई वेव्स. जब बहुत हाई वेव्स बनती हैं तब सुनामी आती है और वो कोस्टल एरियाज को बहुत डैमेज करती है. These are the ocean waves. Look, it rises and falls. Now, fact to know. Tsunami is a Japanese word which means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. Tsunami एक Japanese word है जिसका मतलब होता है harbor waves, क्योंकि ये हार्बर को ही डिस्ट्रॉय करती है. जब भी सुनामी आती है हार्बर को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसे हार्बर वेव्स कहा जाता है. A tsunami may be caused due to an underground earthquake. Underground earthquake जब आता है तो उससे भी सुनामी आ सकती है. The volcanic eruption और underwater landslide. Volcanic eruption से भी आ सकता है सुनामी, या underwater landslide जो होता है, because a large mass of water is shifted which results in high waves. क्योंकि बहुत बड़ा मास जो है वाटर का वो शिफ्ट होता है जिस कारण की हाई वेव्स बनती हैं. जनरली द हाई वेव्स डू नॉट एक्सीड ओवर 15 मीटर इन हाइट. जनरली तो 15 मीटर की हाइट से ज़्यादा ऊपर वेव्स नहीं जाती हैं हाई वेव्स. द हाइएस्ट वेव विच हैज़ एवर बीन मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई. जो हाइएस्ट वेव है जो अब तक मेजर हुई है वो है 150 मीटर हाई. A tsunami can travel as fast as 500 to 800 km per hour without losing its power. एक सुनामी कितने स्पीड पे ट्रैवल कर सकती है? फिर 500 to 800 km per hour. वो अपनी पावर कहीं भी लूज नहीं करती, सेम पावर के साथ it flows. The destruction from a tsunami can be prevented or minimized by installing अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. और ये जो सुनामी से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो तबाही मचती है, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, वो बचाई जा सकती हैं किससे? पहले से वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके. द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स अराउंड द कोस्टल विलेजेस एंड टाउन्स टू हैव प्रूव्ड इफेक्टिव.
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने से या वॉल्स कोस्टल विलेजेस के पूरे चारों तरफ हाई वॉल्स बना देने से भी ये इफ़ेक्टिव होता है, सुनामी से बचा जा सकता है। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द टाइड्स। अ टाइड इज द राइज एंड फॉल मोशन ऑफ द सी वाटर। टाइड्स क्या होते हैं? ये सी वाटर का जो राइज होता है, ऊपर उठता है पानी और नीचे गिरता है, दैट इज नोन एज द टाइड। It occurs twice a day at almost regular intervals. और ये दिन में कितनी बार होता है? Twice a day, 2 बार, दिन में 2 बार होता है और regular intervals पे होता है। This interval is generally 12 hours 25 minutes. और इसका जो interval है, बीच का जो gap है, वो होता है 12 hours 25 minutes के interval पे होता है ये। This rise and fall of sea water is in response to the force of gravitation of the moon and the sun. और ये जो सी वाटर का राइज एंड फॉल है, ये किसके रिस्पॉन्स में होता है? जो ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है मून और सन का। हाई टाइड अकर्स व्हेन द वाटर लेवल राइजेस टू इट्स हाईएस्ट लेवल। जब वाटर लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तब हाई टाइड्स होते हैं। and fills the shores. Shores भी भर जाते हैं पानी से। Low tide or ebb tides occurs when the sea water recedes from the shore and the water level falls to its lowest. और जब शोर से पानी वापस रिसीड करता है, वापस जाता है, तब लो टाइड बनती है। एंड इस टाइम पे वाटर लेवल जो है वो सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है। The higher tides are caused when the sun and moon are located in the same direction. जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब हाई टाइड्स बनते हैं। एंड लोअर टाइड्स आर कॉज्ड व्हेन दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब सन और मून अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं तो लोअर टाइड्स होती हैं। द अर्थ, द सन एंड द मून आर, अब ध्यान से सुनिएगा, द अर्थ, द सन एंड द मून आर इन वन लाइन on the full moon पूर्णिमा and the new moon अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या में जब फुल मून या न्यू मून होता है तो उस टाइम पे अर्थ, सन और मून एक ही लाइन में होते हैं। The combined pull of the sun and moon causes the highest tide called spring tide. और ये जो combined pull होता है सन और मून का, ये क्या कॉज करते हैं? हायर टाइड्स, हाईएस्ट टाइड्स होते हैं इसके पुल के कारण, जिसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द सन एंड मून मेक अ राइट एंगल इन रिलेशन टू द अर्थ, इट रिजल्ट्स इन द लोएस्ट टाइड कॉल्ड द नीप टाइड। और इसके ऑपोजिट, जब सन और मून एक राइट एंगल बनाते हैं इन रिलेशन टू द अर्थ, अर्थ, सन एंड मून अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं सन और मून, तब ये रिजल्ट फॉर्म करते हैं लोएस्ट टाइड। सबसे लोएस्ट टाइड होता है उस टाइम पे, जिसे कहा जाता है नीप टाइड। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वंस अगेन जस्ट सी दिस, अ सुनामी वॉल इन जापान। देखिए, सुनामी से बचने के लिए एक वॉल बनाई गई है। ओके, हाई वॉल हैज बीन क्रिएटेड एंड दिस इज अ हाई टाइड। नाउ, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है, वो क्या है? हाई टाइड्स रेज द वाटर लेवल एनेबलिंग द शिप टू रीच द शोर। अब शिप्स को हेल्प करती हैं ये हाई टाइड्स शोर पे पहुंचाने के लिए। हाई टाइड्स ब्रिंग फिश टूवर्ड्स द शोर, हेल्पिंग इन फिशिंग। और जब हाई टाइड्स होती हैं तो उसके साथ बहुत सारी फिशेस भी शोर पे आ जाती हैं। Tides wash off the silt, thus clearing the flow of the river. अब इन टाइड से जो सिल्ट जमा हो जाती है वो भी क्लियर अप हो जाता है, जिससे कि रिवर का फ्लो इजी हो जाए। टाइड्स कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टाइड्स इलेक्ट्रिसिटी का भी इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकती है। नाउ सी, दिस इज सन, मून, अर्थ। सन, मून, अर्थ एक ही लाइन में है। फाइन, अभी हमने पढ़ा जब ये एक लाइन में होती हैं तो देखिए ये कौन सा टाइड हुआ? यहाँ पे स्प्रिंग टाइड। नाउ सन एंड
This is moon, this is earth. Here forms the neap tide. Then sun, earth and moon, spring tide. And sun, earth and moon, this is neap tide. Okay? Now ocean currents. What are ocean currents? An ocean current is in the form of a river or stream which flows on the ocean surface constantly in a definite direction. ओशन करंट किस फॉर्म में होता है? या तो रिवर या स्ट्रीम के फॉर्म में, जो कि फ्लो करता है ओशन सरफेस पे, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है. ब्रॉड स्लो मूविंग मासेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड ड्रिफ्ट्स. ड्रिफ्ट्स किसे कहते हैं? ब्रॉड या स्लो मूविंग मासेस ऑफ वाटर जो होता है उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है. There are two types of ocean currents. अब दो तरह के ocean currents होते हैं. कौन से? Warm currents and cold currents. A warm current originates near the equator and moves towards the poles. Warm current कहाँ originate करता है? Equator के पास. और कहाँ जाता है? Move करता है वो towards the poles. While a cold current originates near the poles. और cold current कहाँ originate करते? Poles के पास. और फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर. एन ओशन करंट इज कॉज्ड ड्यू टू प्लैनेटरी विंड्स, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, रोटेशन ऑफ अर्थ. इन कारणों से ओशन करंट बनता है. एन ओशन करंट फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 3 to 10 किलोमीटर पर आवर. ओशन करंट की स्पीड जो है वो है 3 to 10 किलोमीटर पर आवर. The warm currents flow from lower latitudes to the higher latitudes. जो warm currents हैं वो lower latitudes से flow करके higher latitudes पे जाती हैं, while the cold currents flow from higher latitudes to lower latitudes. Now importance of ocean currents. देखिए अभी हमने tides का importance पढ़ा, अब इन ocean currents के क्या importance है? Ocean currents influence the temperature of the area in a significant manner. जो ओशन करंट है वो एक एरिया की टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है. अ वार्म करंट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज व्हाइल अ कोल्ड करंट ब्रिंग्स इट डाउन. जो वार्म करंट होता है वो कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को बढ़ाता है एंड जो कोल्ड करंट होता है वो उसके टेम्परेचर को डाउन करता है. द विंड्स ब्लोइंग ओवर अ वार्म करंट ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द नियर बाय कोस्टल एरियाज. जो विंड्स ब्लो करती हैं वार्म करंट के ऊपर वो क्या लाती हैं? हैवी रेनफॉल लाती हैं. वाइल द विंड्स ब्लोइंग ओवर अ कोल्ड करंट मेक द नियर बाय कोस्टल एरियाज ड्राई एंड कोल्ड. और जो विंड्स ब्लो करती हैं कोल्ड करंट के ऊपर वो कोस्टल एरियाज को ड्राई बनाती हैं और कोल्ड बनाती हैं. इट इज़ फास्टर एंड ईजियर टू सेल अलॉन्ग एन ओशन करंट वाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट इट. अब ओशन करंट के साथ सेल करना ज़्यादा इजी होता है और फास्ट भी होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट सेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है. द प्लेस वेयर अ कोल्ड एंड अ वार्म करंट्स मीट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फिशिंग. जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं आपस में वो फिशिंग का सबसे बेस्ट एरिया होता है. But it is also dangerous because a lot of fog is produced causing poor visibility where a lot of accidents take place. लेकिन इसी के साथ साथ वो जगह तो बहुत अच्छी होती है फिशिंग के लिए, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी होती है क्योंकि वहाँ पे इतना फॉग होता है कि विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है जिस कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं. अ वार्म करंट ऑल्सो मेल्ट्स एन आइसबर्ग. वार्म करंट एक आइसबर्ग को भी पिघला देती है. See, these are the ocean currents. Okay? Now, हमने अभी क्या पढ़ा इस चैप्टर में? क्या क्या पढ़ा? जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेते हैं with these important facts. We have only 0.70% of water available to us, so we should conserve it. हमारे यूज़ के लिए 0.70% वाटर ही है जिससे कि हमें कंजर्व करके रखना चाहिए. The water in oceans and seas is saline due to salts, minerals and other impurities. The 5 oceans are, कौन कौन से हैं 5 oceans? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the
southern ocean. A wave is caused due to wind in it. Water particles do not move, only wave movement is transported. A tsunami is a destructive wave which may be caused due to the underground earthquake, landslide or eruption of a volcano. Tides occur due to the force of gravitation of moon and sun. Tides कैसे occur करती हैं, कैसे बनती हैं? Gravitation force जो होता है moon और sun का, उस कारण tides बनती हैं. An ocean current is like a river or stream in the sea. So let's do the exercise now. Objective type questions. Tick the right option. The deepest point in the Indian Ocean is the dash trench. Indian Ocean का deepest point क्या कहलाता है? Mariana, Java, none of these. It is known as the Java Trench. The rise of a wave is called a dash and its fall is called a dash. So the rise of the wave, जब waves ऊपर उठती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? Crest, trough, crest, current, crest. It is known as crest, trough. Rise is known as crest and fall is known as trough. A dash tide occurs when the earth, the moon and the sun make a right angle. जब right angle में आते हैं ये तो क्या बनता है? कौन सा tide होता है? Spring tide, neap tide और ebb tide. It's the neap tide. Fine. A warm current flows towards the equator, poles, none of these. A warm current flows from equator towards the poles. So tick poles. Now match the following. Spring tide. Spring tide is the highest tide occurring due to the earth, the sun and the moon being in one line. So match this one. Trough. What is trough? It's the low area lying between two hills or waves. Now crest. Crest, the top part of a hill or wave. Gulf. Gulf is a large area partly surrounded by land. So match Gulf to sea. Bay. A part of the sea with a large curve of the shore. That is known as bay. And saline, having the quality of being mixed with salts. So we match it here. Fine children. Now write T for true and F for false. The Caspian Sea is a sea. Caspian Sea is a sea? No, it's not a sea. False. Salinity is higher in the Dead Sea than in the Baltic Sea. Yes, this is true. So write down T here. The Arabian Sea is located near India. True. The ocean water remains static all the time. No, this is false. Write F here. A neap tide is the lowest tide. Yes, true. Fine children. So I hope you have understood this chapter very well and you have come to know about the 5 oceans. फिर से एक बार पढ़िएगा इन 5 oceans के बारे में. You will be able to recall everything if you go through the chapter again. And stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter again. Till then, happy learning. Bye.